Good afternoon to all doctors. I am Dr. Firdaus Alam from Kalapata, Hyderabad. Today topics of S11 and S12. S12 and S11 is the very affected remedies जो S ग्रुप का S11 और S12 जो है, फर्स्ट S11 जो हमारा एंटी एमेटिक ड्रग के नाम से जाना जाता है। एंटी एमेटिक ड्रग का मतलब ही होता है कि हमारा नौजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए, लेकिन सिर्फ इसका बेसिकली नाम रखा गया है, ये बेसिक नेम एंटी एमेटिक का रखा गया है। लेकिन अगर इसका प्लांट्स के भी हेल्प से अगर हम स्टडी करेंगे, अगर जानना चाहेंगे, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडीज हैं। सिर्फ वॉमिटिंग पे ही काम नहीं करता है हमारा। इसमें टोटल प्लांट जो है 8 है, ठीक है। जो 8 में से आपको 8 में जो 6 प्लांट जो है हमारा सेम है और 2 प्लांट जो है सो हमारा चेंज हुआ है, अलग हुआ है इसमें। सॉरी, टोटल प्लांट जो हमारा है 10 है। इसमें 8 प्लांट सेम S1 to S10, यानी S1 से S10 तक जो इसमें जो 8 प्लांट आ रहा है हमारा सेम है। ये इसमें 2 प्लांट चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। 2 प्लांट कौन सा चेंज हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। एक में है मेलिशिया, मेलिशिया MELISSA, मेलिशा, मेलिशा बोलते हैं। और दूसरा जो मेडिसिन से है लोबेलिया, लोबेलिया, लोबेलिया। एक मेलिशिया है और दूसरा लोबेलिया है। तो मेलिशिया के बारे में अगर लोबेलिया के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा लोबेलिया के स्पेसिफिक से हम पहचानेंगे कि हमारे ये कहाँ काम करने वाला है। लोबेलिया से ऐसा तो हम जानते हैं कि मतलब यानी हमारा S11 एंटीमेटिक है, वॉमिटिंग, गिडनेस, चक्कर, उल्टी, ये सब में कम आता है। लेकिन अगर इसको डिटेल पढ़ेंगे तो S11 एक ऐसा रेमेडी है कि जो इलेक्ट्रोपैथिक में 38 मेडिसिन में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसमें S11 में भरपूर मात्रा में मिलता है। यानी विटामिन सी आप सोच लीजिए हमारा कहाँ काम करता है। विटामिन सी अगर हम यूज करते हैं तो कोई अगर जख्म अगर हील नहीं होता है तो उसको हील करने में देते हैं, विटामिन सी का यूज करते हैं। दांत से अगर दांत में पानी लग रहा है, कैल्शियम कम होता है, विटामिन सी कम होता है, तो हम उसको यूज करने के लिए देते हैं। स्किन पे इरेप्शन आ जाता है, उस पर भी हमारा विटामिन सी देते हैं। तो उस तरह से हमारा जो ये विटामिन सी मतलब यानी जो है सो काम आता है इसमें, मतलब विटामिन सी। तो विटामिन सी इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है हमारी बॉडी के लिए और हमारी जख्म के लिए। हेलो 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 हेलो, तो अभी क्लास में हो गए, बोल दी सर क्लास में है, अटेंड हो क्लास।
मैसेज कर दोनों क्लास में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में बात नहीं कर सकता ज़्यादा। आप बोल दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है लेवोलिया जो है सो इंडियन टोबैको बोलते हैं, इसका ब्रांड नेम जो है सो इंडियन टोबैको। अब टोबैको का मतलब ही होता है तंबाकू। ओके चलो नहीं, इंडियन टोबैको, इंडियन टोबैको, इंडियन टोबैको। अब सोच लीजिए कि इंडियन टोबैको एक ऐसा रेमेडी माना जाता है कि जो टोबैको खाने से किसी को प्रॉब्लम होता है, टोबैको से इन्फेक्टेड बॉडी में जो डिजीज क्रिएट होता है, और दूसरी बात है कि अगर कोई इंसान अगर टोबैको कंटिन्यू ले रहा है और लेने के बाद उसको छोड़ना चाहता है, और छोड़ने के बाद जो उसकी बॉडी में इरिटेशन होती है, यानी उसको बेचैनी होती है, घबराहट होता है, तो वैसे हालत में भी हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। अब बताइए, हमारा पहले कहा गया था इसको कहाँ काम आता था, वॉमिटिंग। लफ्ज़ से अगर किसी इंसान से अगर कोई डॉक्टर से अगर पूछेंगे कि हमारा S11 कहाँ काम करता है, तो सीधा एक ही बात बोलेगा, एंटी एमेटिक, यानी वॉमिटिंग, नॉजिया, चक्कर, इतना ही पे काम करता है, इतना ही पे जानता है। लेकिन ये किस पे काम आ रहा है, अभी आप देख लीजिए कि S11 हमारा विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी माना जाता है, विटामिन सी का। और दूसरी बात है, विटामिन सी वहां पे भी दे सकते हैं कि जहां पे बोन फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर होता है। अगर हम सीधा पढ़ते थे, क्या पढ़े थे, C4 कैल्शियम डिपॉजिट को करता है, लेकिन हमारा C4 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा S11 है बोन फ्रैक्चर पे। मैं आपको एक पेशेंट को दिया था क्लैविकल बोन, जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लैविकल बोन बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया था, उसको 2 डॉक्टर ऑपरेशन का सलाह दिया था। हम बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बैंड कर लो, यानी हैंगिंग कर लो हैंड को, और मैं मेडिसिन देता हूँ। तो उसको मैं दिया था S11 C4 A3 BE 11, ये आपको D5 में दिया। अगर ये D5 में दिया, ओनली 20 डेज में बोन ज्वाइंट हो गया। अब सोच लीजिए कि हमारा यहाँ अगर वो नॉर्मल इंसान अगर पूछे कि S11 कहाँ काम कर रहा है, तो एक ही बात बोलेगा, क्या, वॉमिटिंग पे। तो अब इसको देख करके उन्हें यही कंफ्यूज में रहेगा, यार इसका तो वॉमिटिंग नहीं था, चक्कर नहीं था, तो S11 देने की मतलब ही नहीं थी। लेकिन S11 मैं S11 नहीं दिया, S11 में जो प्लांट का स्पेसिफिक है उसको मैं बिहेव पे दिया, क्योंकि विटामिन सी मसल्स को हील करने के लिए, कार्टिलेज बोन के हील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, तो इसलिए हम इसको S11 दिया। ठीक है, और S11 में मतलब जो लोवेलिया इंडियन टोबैको बोलता है, कहता है यह रेमेडी सांस लेने को, जी मचलाने को, यानी सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, और सांस लेने के बाद किसी किसी को देखते हैं जब SpO2 कम होता है, जब गैस्ट्रिक रीजन बनता है, जब सांस लेने में तकलीफ होता है, तो वोमिटिंग भी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नर्वाइन प्रॉब्लम हो जाता है, हमारी बॉडी में जहां तक ऑक्सीजन का सिक्रेशन होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचता है, तो वहां पर भी हमारा ये इम्पैक्टेड रेमेडीज माना जाता है। डिप्थीरिया रोगों में शराब पीने से हुए साइड इफेक्ट, अगर कोई इंसान अगर शराब पी रहा है और उससे साइड इफेक्ट, 2 साइड इफेक्ट होता है। एक तो पीने से साइड इफेक्ट हुआ जो ओरली माना जाता है, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइनल हो गया, स्प्लीन हो गया, रेक्टम एनल हो गया, ये साइड इफेक्ट हो गया, यानी कंटिन्यू लेने से वो उसका फंक्शंस और स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो गया। तो वैसे हालत में भी हमारा S11 काम कर रहा। और दूसरी बात है, कंटिन्यू टोबैको लेने के बाद कोई अगर इंसान चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूं, तो मजबूरी में यानी जबरदस्ती में वो 2-4 दिन छोड़ दिया। जब छोड़ देने के बाद उसको क्या कंडीशन होती है,
बेचैनी होता है, मौत अल्सर होता है, किसी को मारना दिल बोलता है, किसी को पीटना दिल बोलता है, अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो वैसे हालत में भी हमारा जो है सो लेवेलिया जो है सो इंडियन टोबैको बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। अगर यही चीज बोलते हैं कि अगर कोई आदमी टोबैको छोड़ना चाहता है, दिल से टोबैको छोड़ना चाहता है, वाइन छोड़ना चाहता है, कि नारकोटिक्स ड्रग छोड़ना चाहता है, या तो फिर कोई सा भी यानी पॉइजनस जो है सो हम छोड़ना चाहते हैं, अगर छोड़ने के बाद उस तरह से हम जानेंगे कि इसकी आदत तो बनी हुई है। अब जब आदत बनी हुई है तो आदत को कंफ्यूज करने के लिए, उसको डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए इस तरह के हालत बनेगा। तो उसके साथ में हमारा अगर S11 दे देते हैं, कंटिन्यू चलाएंगे उसको, तो ऑटोमेटिकली बिहेव चेंज हो जाता है उसका। यानी जो मुश्किलात आने वाली थी, बेचैनी थी, घबराहट थी, नोजिया था, वोमिटिंग था, सिकनेस था, ये सब पूरे चीज को बैलेंस कर लेता है आपको। तो इसमें दो रीजन आ गया, एक तो टोबैको लेने से, कंटिन्यू लेने से साइड इफेक्टेड लीवर, डैमेज इंटेस्टाइनल, डैमेज हमारा ऑर्गन को मेंटेन करता है, और दूसरा है उसको छोड़ने के बाद जो साइड इफेक्टेड महसूस होता है, यानी छोड़ने के बाद हमको लगता है कि हम ना छोड़े, फिर उसी को रिमाइंड में आता है। तो वो चीज को भी बैलेंस करने के लिए हमारा यहाँ पे लेवेलिया इंडियन टोबैको इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। दांतों में दर्द, सलसलाहट, कैल्शियम की डिफिशियंसी। अब देखिए यहाँ पे सीधा मतलब कहते जब दांतों में दर्द होता है तो कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, तो हम क्या लिखते हैं मेडिसिन, एलोपैथिक में लिखते हैं मोक्सिसिलिन लिखते हैं, कैल्शियम लिखते हैं, उसके साथ में मेट्रोजिल लिखते हैं इन्फेक्शन के लिए। उसके जगह पे हमारा S11 बहुत खास मेडिसिन होता है वो। उसके बाद क्या आता है, और किसी को मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, यानी एज है लेकिन उसका डिसफंक्शंस मेंस्ट्रुअल है, यानी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो वैसे हालत में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। उसके बाद का आता है क्या, गिडनेस, वजाइना की जलन, वजाइना ड्राई होता है, जलन होता है, किसी को एजुकेलेशन कम होता है, वहां पे जो डिस्चार्ज जो होती है वो बहुत कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो वैसे हालत में भी हमारा S11 इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। लेकिन हम इंसान जानते हैं क्या, S11 वनली वोमिटिंग, वनली नोजिया, वनली सिकनेस, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन अगर इसका भी हेड पे अगर मानेंगे कि क्या जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको खुद मालूम होगा कि नहीं, हमको सिर्फ इतना ही मालूम नहीं है कि हमको इस चीज में ही देना है। आपको वजाइना को ड्राइनेस हो, वजाइना में सिकनेस हो, यानी उसकी वीकनेस हो, मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल में दो प्रॉब्लम होता है, चाहे तो ज्यादा आना या तो कम आना। जब कम आएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे हीट होगा, जब हीट होगा तो जो उसका एजुकेलेशन से डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ड्राइनेस हो जाता है, जिसके कारण से कई बीमारियां बनने का चांस रहता है। पहला बीमारी तो ये होता है कि जब रिलेशनशिप में अगर जाएंगे तो उसकी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि एरिया जो मूवमेंट होना चाहिए वो ना होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद उसको बहुत तकलीफ होती है। वैसे हालत में भी काम करता है वूपिंग कफ। अब बताइए, ये किसी का वूपिंग कफ किसको बोलते हैं? इस तरह से, यानो तो खांसी को आधा आना यानी हाफ आना, ना तो उसको रुकना और ना तो बाहर स्पुट करना, यानी कफ को बाहर निकालना, ड्राइनेस कफ होना। तो अब बताइए, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई कर रहा है, सुखा रहा है, तो हमारा चाहे तो वजाइनल एरिया हो, प्राइवेट एरिया हो, चाहे तो हमारा स्पर्टम एरिया हो, तो जहां तक दोनों ड्राई की बात हो रही है तो दोनों ड्राई में काम कर रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रेग्नेंसी वोमेंटिस को यह आरामदायक मिलता है। अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है, नॉर्मल इंसान को तो नॉर्मल ही है, तो आदमी को सबसे ज्यादा डर होता है किसके देने के लिए मेडिसिन, प्रेगनेंसी को, क्योंकि एक नहीं उसके पास दो रहता है, फीटस कैमरा सही सेफ्टी है ना, आपको तेज दिखता है, नहीं दूर दिखता है, और दूर से लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट है, बराबर है ना इसमें। अब आया, बहुत ज्यादा नीचे होता है, ऊपर की तरफ। हाँ सही है, अब सही है। हाँ ठीक है, और बोर्ड पे लाइट बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, बॉडी को परेशानी बराबर है।
लाइट ऑफ कर दो क्या? हाँ, एक तो लाइट ऑफ कर रहा हूँ मैं, सब अंदर से। कैमरा तो ऊपर कर लीजिए, फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है। चार्जर बोर्ड पे खड़ा होगा। अब सही है? हाँ खुली है। अभी बंद करे थे ना हम। अंदर के दो भी खटके बंद करना पड़ेगा। हाँ सही हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा जो वोमिटिंग जो होता है प्रेगनेंसी लेडीज, प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होता है कि कोई भी मेडिसिन देने में डॉक्टर को हिस्टेशन होती है कि हम देंगे तो क्या होगा, आगे का तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। इसके कारण से हम बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। कई बार ऐसे ज़्यादा सीवियरिटी होता है कि हम उसको रेफर करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाता है तो हमारा वहाँ से पेशेंट एक कट हो जाता है, वो हमारा पेशेंट हाथ से निकल जाता है। तो वैसे कंडीशंस में अगर कुछ भी अगर हो, अगर S11 इम्पॉर्टेंट रेमेडीज माना जाता है, लेकिन इसके साथ में आपको जो बिहेव इसका है, एक ही चीज है कि हमारा डाइल्यूशन ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मेडिसिन हमारा उतना ही है, S11 ही है, लेकिन यहाँ पे देने का तरीका सिर्फ चेंज कर दिए तो आपकी कोई भी डिजीज को आसानी से टेकअप कर सकते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, डिजेनरेटिव, डिस्ट्रक्टिव। S11, F1, W, एक ये ऐसा रेमेडीज है कि जो वोमिटिंग, नोजिया, ठीक है, इसमें ये काम करता है। ये नॉर्मल वोमिटिंग के लिए हो गया, फूड एलर्जी हो गया, फूड पॉइजन हो गया, एनी टाइप ऑफ द वोमिटिंग का काम करता है ये। लेकिन अगर इसी चीज को हम अगर प्रेगनेंसी लेडीज को बोलते हैं तो S11 को 30 या 100 या 200 या 500 या 1000 अगर इस हालत में अगर देंगे, सबसे पहले हम आपको शुरू करेंगे D6 से। अगर D6 से अगर कम नहीं हुआ तो आगे चलते जाएंगे। ये चले जाएंगे हम, तो ऑटोमेटिकली अगर इससे हमको अगर कम नहीं हुआ तो 30 पे गए, 30 से कम नहीं हुआ 100 पे गए, 100 से नहीं कम हुआ 200 पे गए, 200 से कम नहीं हुआ तो 400 पे गए। तो इस तरह से अगर गए तो आसानी से उसको कैसा भी मतलब यानी मेंटेन होना है। अगर आपके पास D100, T30, 200 नहीं है तो सीधा आपको D3 आपके पास तो अवेलेबल रहेगा। ऑलरेडी हॉल डॉक्टर के पास अवेलेबल D3 ही रहता है, तो आप उसको D3 से 2 ड्रॉप 100 ml अगर डाल दिए तो ये सीधा 200 डाइल्यूशन बन गया। अब उसको मतलब यानी 5 ml पर 5 मिनट पे उसको ऐड कर सकते हैं हम। ये चीज हो गया आपको। उसके बाद कहता है ये जो था हमारा S11 का फर्स्ट प्लांट, ऐसा तो उसमें कितने प्लांट है, 10 प्लांट है। 10 प्लांट में जो है सो 8 प्लांट जो है सो पहले का ही प्लांट है और 2 प्लांट जो है सो हमारा चेंज हुआ है। जो एक का नाम है लोविला इंडियन टोबैको और दूसरा का नाम है मेलिसा ऑफिसनलिस। अब ये एक काम हमारा यहाँ करा, तो अब मेलिसिया ऑफिसनलिस कहाँ काम करता है ये बताते हैं। मेलिसिया ऑफिसनलिस यह रेमेडी फायरिंग्स तथा लैरिंग्स इसीलिए बताया जाता है कि S11 हमारा बोपिंग कफ में काम करता है। तो बोपिंग कफ में जो है सो हमारा लैरिंग्स और फायरिंग्स दोनों पे काम करता है। तो इसीलिए कहता है किस बिहार पे काम कर रही है, क्योंकि मेलिसा, इसमें कौन सी प्लांट है, मेलिसा अगर इसमें से हटा दिया जाएगा तो बोपिंग कफ नहीं काम करेगा। लेकिन मेलिसा हम हटा नहीं सकते क्योंकि S11 का हमारा प्लांट है ये। तो जब भी बनाएंगे उसको बिहार में 10 प्लांट के ही बनाएंगे। जब 10 प्लांट के बनाएंगे तो आपको मेलिसा जो है सो हमारा लैरिंग्स और फायरिंग्स, तो लैरिंग्स और फायरिंग्स दोनों पे काम करता है। यहाँ पे भी ड्राइनेस का काम हो रहा है। बोपिंग कफ क्या काम करता है, ड्राइनेस कर देता है। उसके बाद लैरिंग्स और फायरिंग्स जो कष्ट आवाज को बैठ जाना, आवाज बैठ जाता है किसी को, डॉक्टर साहब आवाज नहीं निकल रहा है, यानी सर्दी एलर्जी हुआ जिसके कारण से आवाज नहीं निकल रहा है,
तो नए निकलने के बाद भी हमारे जो देते हैं C13, P2, N1, GE, BE, RE देते हैं, अगर उसको देते हुए भी अगर हम S11 अगर दे देते हैं तो हमारा वो काम कर जाता है। सबसे फर्स्ट रेमेडीज माना जाता है वुपिंग कफ में कि जो हमारी एमेलिसा, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा रेमेडी के साथ साथ अगर प्लांट पढ़ा जाए, अगर प्लांट को हमारा स्टडी कर लेते हैं तो हम उसको देखना नहीं है, हमको रेमेडी से मतलब ही नहीं रहेगा। हम रेमेडी तो एक रटा हुआ है, कोई है क्या मालूम, रेमेडी एक रटा हुआ है, रटा हुआ बोले तो एक खाली बिहार पे बना हो गया है, लेकिन जब उसको प्लांट का बिहार पे अगर जाएंगे हम तब हमको मालूम होगा कि हमारा प्लांट यहाँ है। उसके लिए क्या कहता है मेलिसा कितना परसेंट है, जैसे हमारा 10 प्लांट है, ये 10 प्लांट S11 में है, जिसमें हमारा 8 प्लांट सेम है S1 to S10, S1 to S10 जो है सो हमारा सेम प्लांट उसमें ही आता है। अब जब हम अगर पढ़ेंगे, इसलिए बताया तो हर डॉक्टर को S1 से लेकर के S10 तक का प्लांट पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। हम 2 प्लांट के बारे में पढ़े तो इतना चीज मिला, लेकिन हमारा 8 प्लांट अभी भी पेंडिंग में है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए हम आपको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि लॉन्ग हो जाता। तो हमारा कॉचलेरी हो गया, हाइड्रेसिस कैंडेनेंसिस हो गया, सिमिलस हो गया, अस्कुलरोफ्लोरिया हो गया, नोडोसा हो गया, और इस तरह से नक्स भूमिका हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, तो ये सभी प्लांट तो कुछ काम कर रहा ना। और उसका जब पढ़ेंगे तो हमारा कोई स्किन पे काम करने वाला है, कोई इंटेस्टाइनल पे काम करने वाला है, कोई बोन पे काम करने वाला है, कोई ब्रेन पे काम करने वाला है, कोई नर्व पे काम करने वाला है। तो इस तरह से अगर कंप्लीट माना जाए तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा इलेक्ट्रोपैथिक में अगर एक भी रेमेडीज अगर आपके पास है तो उसको हम डायल्यूशन को चेंज करके कोई भी डिजीज में हम उसको वर्क ले सकते हैं। हमको खांसी आ रही है, लेकिन खांसी के लिए कौन सा है हमारा रेमेडीज, P1, P2, P3, P4, पेट्रोला जो लंग्स से रिलेटेड होता है, लेकिन हमारे पास P1 नहीं है, P2 नहीं है, P3 नहीं है, P4 नहीं है, लेकिन खांसी आ रही है, क्या दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट को, उसको मेलिसा जो है एक प्लांट जो है सो हमारा लैरिंग्स और फेरिंग्स पे काम करने वाला है, आवाज बैठ गया है तो हमारा तो इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है ये। तो हम मेलिसा को S11 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली दे सकते हैं, काम आ गया ये। अगर उसके बाद भी हमारा, लेकिन अगर हमारा अस्टोमाइची हो गया, स्टोमक पेन हो गया, कॉलिक पेन हो गया, स्पास्मोडिक पेन हो गया, मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, ये पूरा पेन है हमारे बॉडी में, पेन है स्टोमक पेन में आ रहा है, लेकिन हमारे पास स्पास्मोडिक पेन में हमारा जो होता है S10 बर्बन बाई होता है, C10 बर्बन बाई होता है, लेकिन हमारे पास वो कुछ भी नहीं है, हमारे पास S11 है। दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उसमें क्या हो रहा है, पहले अस्कुलरोफ्लोरिया, कॉचलेरिया, सिमिलैक्स, ये जो 3 प्लांट है, हाइड्रेस्टिक कैंडेनेंसिस, ये सब प्लांट जो है सब पूरा स्टमक पे काम करने वाला है। तो काम करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि S11 में हमारा 6 प्लांट जो है सो हमारा, 8 प्लांट जो है सो हमारा वही है। क्या क्या है तो उसमें कॉचलेरिया हो गया, हाइड्रेस्टिस हो गया, नाइस्टेटियम हो गया, टसिलागो हो गया, मैट्रिकैरिया हो गया, और उसके बाद वेनोरिका हो गया, सिमिलैक्स हो गया। तो जो 8 प्लांट तो हमारी पूरी बॉडी उसके लिए ही बनाया था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि S1 से लेकर के S10 तक पूरा जो है सो हमारा इंटेस्टाइनल पे ज्यादा वर्क करने वाला है। इंटेस्टाइनल से रिलेटेड तो हम जानते हैं क्या क्या होता है, एसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइनल हो गया, लार्ज इंटेस्टाइनल हो गया, किडनी हो गया, सब जो है सो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में ही आता है। बढ़ने के बाद अलग अलग रास्ता में चेंज होता है, लेकिन अगर बोला जाए तो यानी पूरे मिलाकर के हमारा वही सेक्शन में आता है। इसीलिए एक रेमेडीज भी अगर है आपके पास, कोई सा भी रेमेडीज अगर निकालिए अस्कुलरोफ्लोसो का, तो हमारा कोई सा भी डिजीज में वर्क करेगा। इसीलिए हर प्लांट को कम से कम आपको S1 से लेकर के S12 तक जो है सो हमारा 8, 7 और 2 17 प्लांट, वनली 17 प्लांट अगर आप पढ़ लिए बिहार पे, मैं एक प्लांट को 9 पेज में पढ़ाऊं मैं, और मेरे पास लिखा हुआ है 9 पेज एक प्लांट का। अगर उसको पढ़ लेंगे तो हमारी आधा बीमारी रिकवर हो गया। हमारा रेमेडी पढ़ने का मतलब ही नहीं है, हम सीधा वहां से सिलेक्शन करेंगे, नाइस्ट्रोटियम कहाँ काम कर रहा है,
हाइड्रेस्टिस कहाँ काम कर रहा है, सिमिलस कहाँ काम कर रहा है, स्क्लेरोफिलेरिया कहाँ काम कर रहा है। जब हम 2 प्लांट पढ़ाए तो हमारा 2 प्लांट याद हो गया ना कि हमारा जो है सो लोबेलिया टोबैको, इंडियन टोबैको कहाँ काम कर रहा है, हमारा वोमिटिंग पे काम कर रहा है, नोजिया पे काम कर रहा है, प्लस जॉ लॉक पे काम कर रहा है। टोबैको कंटिन्यू लेने से जो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट हो रहा है उस पे काम कर रहा है। छोड़ने के बाद जो हमारी बॉडी में जो बिहेव चेंज हो जा रहा है उस पे काम कर रहा है। एक प्लांट तो इतना पढ़ा, दूसरा प्लांट पढ़ा हमारा लेवलेसा जो है हमारा लायरिंग्स पे काम कर रहा है, फायरिंग्स पे काम कर रहा है। अगर सडनली किसी को आवाज बंद हो जा रहा है, बैठ जा रहा है, उस पे काम कर रहा है। वूपिंग कफ पे काम कर रहा है, काम कर रहा है। 2 प्लांट को हम पढ़ करके इतना काम कर लिए, अगर हम 17 प्लांट पढ़ेंगे तो क्या होता, पूरा कंप्लीट हो जाता। वो फिर अगर वैसा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये देना है, ये देना है, ये देना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑटोमेटिकली मतलब उसको हम आप आसानी से मतलब उसको कवर कर ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मुंह की, नाक की तथा वायु प्रणाली की जलन को दूर करता है। अगर ये एरिया में बायोफेगस बायो पाइप जो होता है उसमें अगर जलन हो रहा है तो भी हमारा इसमें कौन सा काम कर रहा है, S11 काम कर रहा है, मलेशिया काम कर रहा है, मेलिसाए काम कर रहा है। इसलिए हमारा S11 कहाँ हो गया, ब्रेन से ले करके एसोफेगेस्टिक, इंटेस्टाइनल, प्लस हमारा लैरिंग्स, फायरिंग्स, जॉ लॉक पूरा में काम आ जाता है। आगे चलते हैं, ये कहता है S11 एक्ट ऑन द एल्कोहलिज्म। S11 अल्कोहल लेने वाले पेशेंट पे बहुत ज्यादा असर करता है। उसके बाद कहता है अस्थमा। अब देखिए उसका मैं निचोड़ बता रहा हूं, मैं 2 प्लांट को तो बता दिया, शॉर्ट में बता दिया। अब इसका देखिए कहां कहां काम कर रहा है, समझ में। एस्थमा, कोल्ड, डिस्मिया। डिस्मिया का मतलब क्या हुआ, ब्रेथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ होती है ना, तो वहां पे भी काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि लैरिंग्स और फेरिंग्स। अस्थमा, वोपिंग कफ, कोल्ड, कोराइजा हो रहा ना इसमें। उसके बाद कहता है गैस्ट्रोलीजिया, डिस्पेप्सिया, हेडेक, सिकनेस, किसमें आ रहा है, उसमें ही आ रहा है। वर्टिगो, वॉमिटिंग, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम पहले बता चुके हैं। वजाइना ड्राइनेस होने के कारण मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगा, तो हमारा ये अगर दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये कवर कर लेता है। उसको कहता है हाई वॉमिटिंग ड्यू टू द प्रेगनेंसी, यानी हाई वॉमिटिंग ड्यू टू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो हाई वोमिटिंग होता है, यानी वोमिटिंग कोई भी मेडिसिन से नहीं रुकता है, हमारा S11 नंबर 1। ठीक है, उसके बाद कहता है, उसके बाद अगर वैसा वजाइना बर्निंग होता है, उसमें जलन होती है, ठीक है, तो उसमें आप फॉर्मूला लिख सकते हैं S11 F1 L1 BE। S11 F1 L1 BE। BE एक ऐसा रेमेडीज है कि जो ब्लीडिंग और बर्निंग दोनों में काम करता है। वजाना से ब्लीडिंग आ रहा है तो भी काम करेगा, बर्निंग हो रहा है तो भी काम करेगा। तो ये हमारा BE एक बहुत अच्छा रेमेडी। जब BE पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता है BE में भी बहुत प्लांट है। ठीक है, तो ये होता है आपका। उसके बाद क्या आता है वैसोमेटर स्टिमुलेटिंग, वैसोमोटर, वैसो वेगस, वैसो वेगस नर्व। अब बताइए वेगस नर्व हमारा कहाँ नहीं है, बॉडी में हर ऑर्गन से रिलेटेड है, उसका अटैचमेंट है। जो मेडिसिन अगर वेगस नर्व पे काम कर दिया तो समझिए तकरीबन वो ऑर्गन का पूरी मेडिसिन काम, पूरी डिजीज को कवर कर लिया। ब्रेन में है, लीवर में है, इंटेस्टाइनल में है, किडनी में है, स्प्लीन में है, पैनक्रियाज में है, तो हर जगह अगर वेगस नर्व पे चला गया तो हर ऑर्गन को डिस्टर्बेंस को मेंटेन कर लेता है। उसके बाद है ऑल ऑर्गन एक्टिविटी अस्ट्रोमेच, ऑल ऑर्गन पे काम करता है ये वेगस नर्व के जैसा। मतलब जैसे अब इसको पहचानना कैसा है कि हम इसको कैसा दे सकते हैं, यानी पेशेंट को हम कैसा पहचान सकते हैं कि S11 इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, जिसका बाल लाइट होता है, लाइट बोले तो हल्का बारीकी बाल होता है, तो वैसे पेशेंट को S11 बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रेमेडी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है चिल, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये कौन सा टेम्परामेंट में जा रहा है, हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट में जा रहा है। हम क्या बोले थे, दुबले पतले लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आता है, जिसको जाड़ा जल्दी होना, चिल ज़्यादा होना, कपकपी जैसे ज़्यादा होना, लाइट ऑफ करके सोना, ये सब हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पहचान होता है।
अगर उस चीज़ को हम अगर पहचान लेते हैं तो आसानी से हमारा ये कवर हो जाता है। उसके बाद का आता है नारकोटिक्स ड्रग टेकिंग, यानी कोई इंसान अगर नारकोटिक ड्रग्स लेता है कंटिन्यू, कौन सा, पॉइजन, नारकोटिक्स ड्रग्स बोलते हैं ना, पॉइजन को बोलते हैं ना, अफीम हो गया, चरस हो गया, ये सब कंटिन्यू लेने की आदत होती है। अगर उसको हम देना छुड़ाना शुरू कर देंगे, एक कोनिल करके एक टैबलेट आता है, एलोपैथिक में आता है, तो उसमें केमिकल जो मिलाया गया है वो ऐसा मिलाया गया है कि अगर वो ले करके अगर ड्रिंकिंग करता है तो उसको वोमिटिंग होता है। यानी एक म्यान में दो तलवार नहीं, एक जंगल में एक ही शेर, तो अगर चाहे तो वो अगर नॉर्मल इंसान अगर उसको लेता है टैबलेट को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ड्रिंकिंग करने वाला अगर ले लिया और जाकर ड्रिंक कर लिया तो उसको वोमिटिंग हो जाता है। तो उसी तरह से ये है कि अगर हम वोमिटिंग, अगर ये अल्कोहलिज्म को अगर हम कंट्रोल, कैसा कट हो जाता है, प्रोसेस को रोकिए। कहा जाता है कि इसमें अगर कोई इंसान अगर टोबैको लेते लेते आदत पड़ जाता है, आदत को छुड़ाने के लिए भी होना है, और आदत लगने के बाद अगर छोड़ना चाहते हैं उसके बाद भी अगर हमारा बेचैनी बहुत हो जाता है किसी को आदत को बैलेंस को करने के लिए, तो हमारे S11 बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आता है। किसके बिहाइव पे, मेलिसा, क्योंकि आगे जो हम पढ़े हैं इंडियन टोबैको और मेलिसा दोनों अलग ही प्लांट है, बाकी 6 तो एक ही है। उसका पता है रोगी को बहुत आराम देता है। जब कोई इंसान मॉर्निंग से दोपहर तक सर में दर्द आता है, अगर कोई आदमी कहता माइग्रेन के बिहाइव पे कहता ना, मॉर्निंग से अगर वैसे पेशेंट आता है सीधा पेशेंट डॉक्टर को खुद बताता है आप क्या इलाज करेंगे, आपके पास पूरी हथियार है, लेकिन हमारे पास मालूम नहीं है, जानकारी नहीं रहने के कारण हम उसी को समझ नहीं पाते हैं, हमारा मेडिसिन जो है सिलेक्शन गलत होता है। अब कोई बोलता है डॉक्टर साहब सुबह से लेकर दोपहर तक दर्द होता है, सीधा एक ही बात बोला, हम लोग तो क्या देंगे A2 S5 C5 F2W देंगे उसको, लेकिन यहाँ पर S11 बहुत अच्छा रिमेडी माना जाता है उसका, खास कर उसको सिलेक्शन किया जा रहा है कि अगर टाइम टू टाइम अगर किसी को फीवर आ रहा है, टाइम टू टाइम हेडेक हो रहा है, वहां पे हमारा फर्स्ट रिमेडी माना जाता है क्या, S11 माना जाता है। तो हमारा ये सिलेक्शन हो गया, टाइम टू टाइम अगर कहीं पे भी कोई वर्क अगर हो रहा है तो हमारा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। एनएक्सिटी यानी बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रहा है, टेंशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, उसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है क्या, S11। उसके बाद कहता है हेपेटिक डैमेज को ठीक करता है, यानी लीवर हमारा डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो रहा है, यानी सड़ रहा है, गल रहा है, सिरोसिस, एक सूरियासिस होता है, एक सिरोसिस होता है। सूरियासिस जो होता है सो स्किन में आता है, और सिरोसिस जो होता है सो हमारा लीवर में होता है। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा इंपॉर्टेंट रेमेडी आता है। S11 को न्यूरॉन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, न्यूरॉन यानी ये न्यूरॉन तक काम करता है, यानी इतनी बारीकी काम करता है, यानी नर्व पे काम करता है, नर्वाइन पे काम करता है। उसके बाद जब कोई रोगी को खाने में तकलीफ ना हो, यानी निगल रहा है, यानी हार्ड लिक्विड कोई चीज ले रहा है, लिक्विड में जैसा खाना वगैरह खा रहा है तो तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पानी को निगल रहा है तो दर्द हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे बिहेव है, बोल डॉक्टर साहब खा तो ले रहा हूँ मैं, पानी पीने में दर्द होता है। इसका मतलब क्या, लैरिंग्स और फायरिंग्स के बीच में जो बायोगैस बायोपाइप जो बताया मैं इसके पहले, उसके रिलेटेड से हुई है, तो हमारा S11 वहां पे नंबर 1 रेमेडी में आता है। ये सब आपको सुनने को मिलेगा, पेशेंट खुद सुनाएगा आपको, उसको तकलीफ होती है और पानी निकलने में कुछ भी तकलीफ नहीं होती, वैसे रोगी को S11 अच्छी रेमेडी माना जाता है। S11 नर्व हेडेक यानी टेंशन से हेडेक होता है, नींद नहीं आया तो दर्द हुआ, हेडेक हो रहा है, प्लस कोई काम करने का है वो नहीं हुआ, सडनली वो वर्क आ गया, अब करना कैसा है, वो अगर माइंड स्ट्रेस पे आता है तो हमारा S11 नंबर 1 रेमेडी है। हम सिर्फ जानते हैं S11 को वोमिटिंग में देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ मिल रहा है आपको, बहुत जगह मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को भी काम करता है डाइजेस्टिव। अब डाइजेस्टिव समझ लो, वोमिटिंग कहाँ से हो रहा है, वोमिटिंग होने का 2-3 रीजन होता है, चाहे तो नर्व प्रॉब्लम हो, नर्वाइन प्रॉब्लम हो, ब्रेन प्रॉब्लम हो, आंख का भी प्रॉब्लम से होता है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो, या तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो। अगर ये भी है पे अगर देख रहे हैं, वोमिटिंग 2 तरह का होता है, एक हुआ कि जैसे ही खाया वोमिटिंग हो गया,
नौजिया बना, नौजिया से वोमिटिंग में कन्वर्ट हो गया। नौजिया किसको बोलते हैं? सिर्फ महसूस होना, फील होना, सीकनेस होना। और S11 एक अच्छी रेमेडी कहाँ माना जाता है? कोई पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं को ट्रेवलिंग करना है, यानी गाड़ी में जाना है, शिप में जाना है, प्लेन में जाना है, लेकिन वॉमिटिंग बहुत होता है, तो वैसे भी हाई पे हमारा S11 नंबर 1 रेमेडी है। ये हर पेशेंट को मिलता है। डॉक्टर साहब कोई दवाइयाँ लिख दिए ना, जरा बाहर जा रहे हैं, जरा ट्रैवलिंग करने में बहुत तकलीफ होती है, वैसे में क्या लेना? S11 दे दिए। उसमें आपको लाइट डायल्यूशन दे दिए, D30 में दे दिए आपको, आप पीते रहे। अगर D30 में नहीं है, 1 लीटर पानी दे दिए, पानी में 20 ड्रॉप डाल दीजिए उसको D3 से D4 से, और उसका बोलिए कि हर 5 मिनट पे 1-1 घूंट पीते रहो, उसकी पूरी सफर खत्म हो जाएगी, वॉमिटिंग पलट के नहीं आएगा। मैं ये प्रैक्टिस में मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी मेरे कितने फैमिली ऐसे हैं कि जो उस तरह से हेरिडेटरी है। वो हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? अगर फादर का हो रहा है वॉमिटिंग तो उसके बच्चे को भी आने का चांस रहेगा, मदर को हो रहा है तो उसके बच्चे को भी आने का चांस रहेगा, समझे? तो वैसे हालत में तो ऑटोमेटिकली आपका पेशेंट बना हुआ रहेगा। उनके बाबा जा रहे हैं तो उनको हो रहा है तो उनके बेटे भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात होगा उनको कम हो जाएगा तो इन लोग भी जाएंगे। अगर बेनमन के साथ में अगर S11 दे दिए, अगर कंटिन्यू चला दिए, तो उसका हेरिडेटरी चेंज हो जाता है, यानी वहां से हमारा चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसके बच्चे में जो आएगा वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, लीवर डिसऑर्डर पे भी अच्छा काम करता है। क्योंकि पहले बोल चुका मैं, हिपैटिक, हिपैटिक का मतलब क्या होता है? लीवर, हिपैटोमेगाइल लीवर का सूजन, हेपेटिक कैंसर लीवर का कैंसर, हेपेटिक डिसऑर्डर लीवर का डिसऑर्डर, हेपेटिक मेगाइल लीवर का सूजन, इस तरह से होता है इसका। कहता है S11 हम और कहाँ? माइग्रेन, प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग, ट्रैवलिंग सिकनेस, ठीक है, जालॉक। और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी रेमेडीज है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि S11 एक ऐसा रेमेडीज है कि जो सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो हमारा जाल लॉक हो जाता है। ये पैसे कमाने वाला है ये मेडिसिन, क्योंकि जब टोबैको कंटिन्यू लेता है जब जाल लॉक हो जाता है तो कितने विटामिन कितने कैल्शियम दे दे करके उसको सप्रेस कर देता है, जाल खुलता नहीं है। जो जबड़ा होता है लॉक हो जाता है वो नहीं खुलता है, और उन्होंने परेशान हो जाते हैं क्या लूं के खुल जाए। आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं, आप उसको जाल लॉक खुल जाएगा। अगर एक पेशेंट को खुल गया तो एक फैमिली में एक पेशेंट तो पक्का है जिसका जबड़ा लॉक है, क्योंकि हर फैमिली में 5 पेशेंट तो टोबैको खाते हैं, नॉर्मल बिलोंग्स करने वाले फैमिली से जो है सो टोबैको खाते, ड्रिंकिंग करते, एल्कोहल लेते, जाल लॉक होता है। तो वैसे में एक अगर पेशेंट आपका बन गया, आपका बन गया। डॉक्टर साहब मोहम्मद सिराज साहब डॉक्टर पेशेंट भेजे थे एक माउथ कैंसर का, अच्छा फीडबैक आया, उनको पेन बहुत ज़्यादा था, कल फोन आया उसका कि पेन कम हो गया, ओनली इलेक्ट्रोपैथिक से। ठीक है, तो ऐसे वैसे मेडिसिन हैं जो कैंसर को पेन बहुत कम होता है। कोई भी इंजेक्शन दे दो, चाहे तो डाइक्लोफेनेक दे दो, चाहे तो ट्रामाडोल दे दो, चाहे तो और मॉर्फिन दे दो, क्या क्या दे दो, कुछ भी कम नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथिक में ऐसे मेडिसिन हैं कि एक दिन में उसको पेन कम हुआ। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना वर्क करने वाला है वो भी कितना डायल्यूशन से, 200 डायल्यूशन से दिया मैंने। लेकिन डॉक्टर में यही है कि 200 जब D5 में काम नहीं करेगा तो फिर 200 में कैसा काम कर सकता है। यही चीज एक डॉट है। ये बहुत पेशेंट बहुत डॉक्टर को मेरे पास क्वेश्चन आया, डॉक्टर साहब मैं तो यही पढ़ा था D4 D5 D6 में देना है, लेकिन आपको D30 बताते हैं, 100 बताते हैं, 200 बताते हैं, 500 बताते हैं, 1000 बताते हैं, 10,000 बताते हैं। मैं इलाज 10,000 तक भी कराऊँ मैं। अब 10,000 का मतलब क्या होता है, उसका बनाने का 10 लीटर डिस्टिल वाटर में 1 ड्रॉप देना पड़ता है। 10 लीटर वाटर में 1 ड्रॉप रेमेडीज देने पे काम कर रहा हो, सोच लीजिए। और वो उतना कहाँ काम कर रहा है कि जो 10 लीटर में 100 ड्रॉप देने पर भी काम नहीं कर रहा, तो वो काम ये कर दिया। तो कहा जाता है ना कि जहां सुई का काम आता है सुई काम करता है, जहां तलवार का काम आता है तलवार काम करता है। किसी को सिलना है तो हमको सुई ही काम करेगा, क्यों नहीं बड़ा वो पंडाल सिलने करे, तलवार से नहीं सिल सकते। तो उसी तरह से हमारा रेमेडीज में है, जितना हायर डायल्यूशन देंगे उतना बॉडी पे ज्यादा वर्क करता है। ये चीज मालूम
होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहता है एसिडिटी रेमेडीज जालौक में आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं जालौक का, यानी क्या दे सकते हैं उसमें आप लिख ले सकते हैं जालौक के लिए। जालौक में लिखिए S5A1C4RE, S5A1C4RE, ये फर्स्ट डायल्यूशन। दूसरा S5C5A1F2RE, S5C5A1F2RE, ये हमारा जो है सो एक्सटर्नल यूज है, एप्लीकेशन करने के लिए इस पे। दूसरा A2C5C13, A2C5C13, A3 वर्वन S11/E, ये गार्गलिंग करना है, यानी कुल्ला करना है। ये इसमें भी देखो S11 आया यहाँ पर, जबकि हमारा कोई भी है नहीं है किसका, वोमिटिंग का, नौजिया का, लेकिन हम किस पे दिए इसको, उसके प्लांट के बिहेव पे दिए। तो ये तीनों फॉर्मूला एक साथ डायरेक्ट, तीनों में फार्मूला उसको एक पीने का है, एक एप्लीकेशन करने का है, एक कुल्ला करने का है। अगर ये दे दिए ऑटोमेटिकली उसका जाल ऑफ खुल जाता है। कम से कम 1 मंथ तो उसको लेना, 1 मंथ, क्योंकि कैल्शियम डिफिशियंसी को कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण जाल ऑफ हुआ है, तो उसको तो मेंटेन करने में आपको कोई भी डिजीज जितना ज़्यादा दिन में आ रहा है उतना ज़्यादा दिन में जाने का चांस रहता है। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे वर्क करते हैं कि जो आने में बहुत टाइम लगता है लेकिन जाने में बहुत जल्दी चला जाता है। कुछ मैं देखा हूँ डिजीज को, ठीक है। इस कैसा, अब जैसे किसी को किडनी पेन हो रहा है, किडनी में स्टोन आ रहा, तो जब आने में तो वक्त लगा, उसको आने में वक्त लगा। 1 mm से शुरू हुआ, 9 mm तक रहा, उसका कोई स्टोमक पेन, कोई किडनी पेन, एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन नहीं दिखा। लेकिन जब वो और बड़ा हो करके कहीं फंस गया तो सडनली पेन आया। वो जब सडनली पेन आया तो अपने पास मेडिसिन ऐसे हैं कि जो सडनली भी चला जा सकता है, तुरंत भी चला जा सकता है। 9 mm का स्टोन मैं 3 दिन के अंदर में भी निकाला हूं मैं, और कितना ऐसा फंसा हुआ है कि 3 mm को निकालने के लिए कम से कम 1 महीना लगा है। तो वो उसके बिहेव पर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसा मेंटेन करता है उसका। पानी कम पिएगा, जितना ही मेडिसिन देते रहो कम निकलेगा। अगर पानी ज्यादा पिए तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है ये, ठीक है। ये था हमारा S11 का मतलब, यानी प्लांट, और उसके बेसिकली अगर S11 के बाद जो हमारा है S12 है, तो S12 में जो हमारा है कितने टोटल 8 प्लांट है। 8 प्लांट में आते हैं S11 से ज्यादा इंपॉर्टेंट S12 है, लेकिन हम एक ही चीज जानते हैं S12 को ओनली फॉर आई, आंख पे देना है, बस इतने ही पे चलते हैं। लेकिन S12 का अगर डीपली पढ़ेंगे तो हमारे मालूम होगा। आज पढ़ाते हैं इंशाल्लाह। S12 टोटल प्लांट 8 में फिर माइनस कीजिए 2 से 6 प्लांट सेम है। किसका? S1 से लेकर के S10 वाले में। S10 में भी 15 प्लांट है, जिसमें 8 प्लांट सेम है, S1 से लेके S10 तक आ रहा 100, बाकी जो है 7 प्लांट उसमें भी चेंज हुआ है, ठीक है, जो कि आपको वीडियो में मिल चुका है। मतलब यानी S10 के बारे में शॉर्ट टॉपिक्स बना के भेज दिया था मैं, इसलिए कि पिछला क्लास मतलब यानी स्किप था, तो ठीक है। तो S12 में टोटल प्लांट कितने हैं? 8 है, 2 प्लांट एक्स्ट्रा है, जो कि उसमें एक प्लांट इतने महत्वपूर्ण प्लांट है कि जो होम्योपैथी का मेन रेमेडी माना जाता है। होम्योपैथी का मेन रेमेडी माना जाता है, जिसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना। नाम सुने होंगे आप लोग। एट्रोपा बेलाडोना इतना महत्वपूर्ण रेमेडीज है, आप कोई से भी होम्योपैथिक मेडिसिन पे जाएंगे, बोले कि बेलाडोना हमको ड्रॉप दे दिए, दे देता। अब बताओ, हमारा बेलाडोना के नाम से अलग मेडिसिन बना सकता है, तो हमारा S12 में 8 प्लांट है जिसमें बेलाडोना ऐड है।
कैसा बिहेव पे, कितने परसेंट पे है मालूम है? ओनली 10%। 10% इतना काम करता है। जिस तरह से हमारा S1 पढ़े थे, तो S1 में कितने प्लांट है? 9 प्लांट है। 9 प्लांट का S1 का किंग किसको माना जाता है? नक्स भूमिका। नक्स भूमिका कितने प्लांट, कितने परसेंट है? 10%। लेकिन किंग किसको माना जाता है? नक्स भूमिका। नक्स भूमिका के बिहार पे ही S1 बना है, और इसीलिए S1 को यूनिवर्सल रेमेडीज माना गया है। उसका काम क्या है? पॉइजन को बाहर करना, पॉइजन से लड़ना। कोई जहर खा लिया तो उससे लड़ना, उसको बाहर कर देना, S1 का हमारा है। तो उसी तरह से हमारा S12 में 8 प्लांट है, जिसमें 6 प्लांट सेम है, और 2 प्लांट जो है सो, 2 प्लांट में भी सबसे महत्वपूर्ण प्लांट जो है सो एट्रोपा बेलाडोना। अगर एट्रोपा बेलाडोना के बारे में पढ़ेंगे, एक दिन में ही पूरा नहीं होता। जिस तरह से नक्स भूमिका, नक्स भूमिका, लाइकोपोडियम, टसिलागो, इस तरह से बर्बेरी, सोलिडागो, यानी 5, 6, 7, 8 टोटल 10 प्लांट एक ऐसे हैं कि जो 100 के राजा हैं। पहला S1 में नक्स भूमिका, दूसरा में लाइकोपोडियम, तीसरा में रूमपेल्पेटम, S5 में कौन सा? बर्बेरी, 6 में सोलिडागो, फिर 10 में आ जाता है 7 प्लांट चेंज हो जाता है। S11 में 2 प्लांट हो जाता है, कौन सा? लोबेला और मेलिसाया। S12 में हमारा 2 प्लांट होता है चेंज। क्या हो रहा है? एक एट्रोपा बेलाडोना और दूसरा जो है सो यूफरेसिया। 2 प्लांट जो है सो चेंज हो गया है। अब देखिए यूफरेसिया ऑफिशियलिस क्या काम करता है, जिसका नाम है आई ब्राइट। ये जो काम करता है, एक ही प्लांट जो है सो यूफरेसिया जो है सो हमारा आंख पे काम करने वाला है। इसके बिहेव पे हमारा क्या बना है? S12 बना। जिस तरह से नक्स भूमिका के बिहेव पे हमारा S1 बना, लाइकोपोडियम के बिहेव पे क्या बना? S2 बना, बर्बेरी के प्लांट फॉर्म पे बना हमारा S5 बना। तो इसी तरह से ब्राइट, आई ब्राइट यानी यूफ्रेसिया के नाम पे हमारा S12 बना। ठीक है, यूफ्रेसिया, EUPHRASIA, यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया इसको बोलते हैं आई ब्राइट। अब सोच लीजिए, आई ब्राइट, ये आई ब्राइट का मतलब क्या हो गया? आंख के लिए चमक बनाना, यानी आंख चमकीली करना है उसका, उसके लिए इससे। अब देखिए कहता है ये आंखों की जलन। अब देखिए हमको कहाँ यूज करना है? जहां भी अगर आंख की बात आ गई तो हमको S12 को याद नहीं रखना है, क्योंकि S12 में तो 9 प्लांट, 10 प्लांट है ना, 8 प्लांट है ना। तो 8 प्लांट था, 8 प्लांट हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है क्या? जो आंख पे काम कर रहा है। लेकिन आंख के साइड साइड जो होता है, कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, ऑप्टिकल नर्व हो गया, येलो पॉइंट हो गया, ये सब हमारा उसका वेन का नाम है। जो हमारा उसका रिलेटेड इसके साथ में 2 एक और ऐड करा, एट्रोपा बेलाडोना। आई ब्राइट के लिए, आई के लिए वो डाल दिया, उसको सपोर्टिंग में डाल दिया एट्रोपा बेलाडोना। उसमें कहा था यह आंखों की जलन, पलक का सूजन, अभी बहुत वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, आंख का बहुत चल रहा है। अगर आपके पास यूफ्रेसिया ड्रॉप खाली रहे, यूफ्रेसिया खाली प्लांट का एक्सट्रैक्ट रहेगा, सिर्फ उससे कम हो जाएगा। लेकिन हमारा वो प्लान अगर वैसा ड्रॉप मंगाएंगे तो 14 प्लांट का एक्सट्रैक्ट मंगाना पड़ेगा, तब होगा। लेकिन हमको ऐसा तो नहीं मंगाना है, हमको तो बनाना है S12 को। तो S12 के बीच में यह आंखों की जलन, पलक सूजन, आंखों के तीखा पदार्थ निकलना। तीखा पदार्थ मतलब मैल जिसको निकलना है, जो बहुत ज्यादा कीट जैसा ये कुछ भी पेस्टिज पदार्थ निकलता है, आंख चिपक जाता है, डर्टी दिखता है, वैसे दर्द ऐसे लगे कि सर फट जा रहा है, और वैसे आंख में दर्द हो रहा है, ये साइड में दर्द हो रहा है, जैसा दिख रहा है कि आंख निकल जाएगा और सर फट जाएगा। तो वैसे बिहेव पे हमारा S12 नंबर 1 रेमेडी, और S12 किसके बिहेव पे है? यूरोफेसिया, ठीक है, यूफ्रेसिया पे। ठीक है, उसके बाद जैसे महसूस होता है इनके रोगियों में, हाँ आंखें निकल जाती, जैसे इसके में S12 इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। शरीर के प्रथम अवस्था में जब आंखों में कष्ट हो, यानी फर्स्ट ही आज ही दर्द होता है, अगर सडनली दर्द होता है तो आपको S12 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी आता है, अच्छा काम करता है। उसके बाद
फीमेल पेशेंट को जिनको मेंस्ट्रुअल का कम या ज्यादा है, इसमें भी आपको आया है यूफ्रेसिया। अब बताइए, अभी मैं बोल चुका हूं मैं कि हमारे पास एक रेमेडीज भी रहेगा तो कोई भी डिजीज को हम कवर कर सकते हैं। तो यूफ्रेसिया प्लांट में भी जो है सो वो हमारा वर्क देखने को मिल रहा है, किसी लेडीज को मेंस्ट्रुअल को कम आना या ज्यादा आना, तो यहाँ पे भी हमारा वो काम कर रहा है। उसके बाद पॉजिटिव वुपिंग कफ, इसमें भी वुपिंग कफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसी भी है पे एजुकेशंस और ड्राई लैरिंग्स और फायरिंग्स, क्योंकि मेंस्ट्रुअल का भी बनना वजाइना से होता है, जिसके कारण ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं मैं, उसका मेंटेन कर रहा है इसको। ये हमारा गुड रेमेडीज है, ये यूफ्रेसिया हो गया आपको। अब चलते हैं दूसरा प्लांट जो है सो हमारा एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना जो बताया था कि जो S12 का नंबर 1 माना जाता है, एट्रोपा बेलाडोना और यूफ्रेसिया। इसमें कहता है एट्रोपा बेलाडोना डिडली नाइटशेड। डिडली नाइटशेड का इसका एक ब्रांड नेम दिया है, जैसे मेडिसिनल नेम दिया है। यदि किसी लिए वो क्या स्किन रेड, यानी पहचानना है हमको कि हम पेशेंट को इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो किसी को भी स्किन रेड हो, लाल जैसा हो, आंखें लाल जैसा हो, एंग्री महसूस हो, गुस्सैले जैसा महसूस हो, उसको अगर सर में दर्द हो रहा है, अगर उसे आंख में दर्द हो रहा है, आंख में विजन का कमजोर हो रहा है, आंख में मैल आ रहा है, नंबर 1 रेमेडीज कौन सा? एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है। उसके बाद कहता चेहरा आग के समान जल रहा हो, आंखें सुर्ख लाल हो, लाल होता है, सुर्ख होता है। ठीक है। S12 इंपॉर्टेंट में आ जाता है। S12 स्कारलेट फीवर एक डिजीज है, स्कारलेट फीवर। तो जिस तरह से डेंगू फीवर आता है, मलेरिया फीवर आता है, उसी तरह से एक फीवर जो है सो स्कारलेट फीवर है। तो स्कारलेट फीवर जो है सो हमारा ब्रेन के रिलेटेड से फीवर बनाता है, जिसके कारण में हमारा एट्रोपा बेलाडोना नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। अगर किसी को फीवर तेज है, सर गर्म हो रहा है, बाकी बॉडी ठंडी है, 2 तरह का फीवर बनता है ना, हाथ पैर गर्म, सर ठंडा, सर गर्म, हाथ पैर ठंडा, पेट गर्म, तलवा गर्म, ऐसा होता है ना, कंडीशन देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब सर में गर्म है लेकिन बाकी बॉडी ठंडी है, ज्यादातर बच्चों में दिखता है वो। तो वैसे कंडीशंस में एट्रोपा बेलाडोना नंबर 1। तो एट्रोपा हम किसमें है? S12 में। S12 हमारा ये नंबर 1 रेमेडी कहलाता है। उसके बाद कहता है यदि किसी रोगी को मरने की दशा में, यानी डर हो रहा है, उसको मर जाएंगे, कभी ऐसा बेचैनी होता है, उसको लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उसको दिमाग में एक ऐसा सेंसिटिव आ गया है कि ऐसा दिख रहा है कि वह मर जाएंगे, तो वैसे घबराहट बेचैनी वाले को S12 नंबर 1। S12 किसके बिहाफ पे? एट्रोपा बेलाडोना के नाम पे। कहता है अच्छी रेमेडी जाता है यदि किसी रोगी को आंखों में सूजी हुई हो और उनमें बहुत दर्द हो, यानी आंख में फूल गया है और बहुत दर्द है, सीवियर पेन है, तो S12 को हमारा ओरल और एप्लीकेशन दोनों दे सकते हैं, हम आपको बताएंगे। उसके बाद कहता है सीवियर ईयर पेन। अब देखिए आंख से कहाँ आ गया हमारा? कान आ गया। क्यों आ गया? कि हमारा 5 चीज जो होता है ना ज्ञान इंद्रियों में कहलाता है, आंख, कान, नाक, मुंह और स्किन। ये 5 जो है सो हमारा सेंसिटिव होता है, यहाँ से हम किसी चीज को हम पहचानते हैं। पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं? चूहा कहाँ टच हुआ? स्किन पे। कहाँ न्यूज गया? ब्रेन को पंच हुआ, यहाँ पे सुनाई दिया, कहाँ से हुआ? खाए जबान से हुआ, देखे आंख से हुआ, स्मेल करे नाक से हुआ। तो ये 5 एक ऐसे ऑर्गन जो हमारे हैं कि जो किसी भी डिजीज को या किसी भी चीज को हम पहचान सकते हैं, तो वहां पे ही इसका नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। आंख भी आ गया, कान भी आ गया, फायरिंग्स भी आ गया, लैरिंग्स भी आ गया, जब आएगा जैसा होना टंग्स भी आ जाता उसमें। सीवियर पेन, ईयर पेन, छोटे बच्चे सोते सोते अचानक उठ जाता है, बच्चा उठता है ना, कोई सोया हुआ है सडनली डर के उठ गया, तो उसको भी हैबत होता है। तो हम लोग बच्चे नहीं बड़े जो है सो बोलते हैं ऐसा दिख रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, तो उसी तरह से सोए भर में जो बच्चा अगर उठ जाता है तो उसी तरह से उसको हैबत होता है, सडनली उठ जाता है। जब छोटे बच्चे को उठाओ जल्दी से, इधर से उधर करो, नहीं उठता। लेकिन कभी सपोर्टेड अगर डर जाता है
तो फौरन हो जाता वो, ठीक है। उस वैसे कंडीशंस में भी हमारा जो है सो एट्रोपा बेलाडोना नंबर 1 रेमेडी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है ग्रीन डिसेंट्री। कोई बच्चा, अब देखिए हम लोग क्या स्टडी में लिखाए थे, H10 C4 W, ये क्या है बताए थे पहले, डिसेंट्री। लूज मोशंस का ये फॉर्मूला है, ये लूज मोशंस का फॉर्मूला है। ये आप दे दीजिए इसको D6 में, आपको कवर है लूज मोशंस। लेकिन अब देखिए लूज मोशंस का कैटेगरी चेंज कर दे रहे हैं। कोई बच्चा को दांत आ रहा है, स्टमक में पेन होता है, प्लस ग्रीनिश मोशंस होता है, उसको मोशंस कैसा होता है, ग्रीन होता है, फटफटा जैसा होता है, अनडाइजेशन फूड होता है, तो वैसे में हमारा एट्रोपा बेलाडोना नंबर 1, ठीक है। उसके बाद कहता है डिसेंट्री, नोजिया, वॉपिंग कफ, ये रेमेडीज में हमारा अच्छा प्रूफ साबित हुआ है। पहले भी आ गया था हमारा वॉपिंग कफ, इसमें एक बढ़ गया क्या, डिसेंट्री बढ़ गया। डिसेंट्री में भी ऑप्शन दे रहा है, कैसा ऑप्शन दे रहा है, ग्रीनिश। अगर कोई बच्चा अगर हरा मोशंस कर रहा है, आपको इसका नंबर 1 रेमेडीज है क्या, हमारा H12 में किसका, एट्रोपा। ओके, उसको देखिए अब अफेक्ट ऑन पॉइंट, हम कहाँ मेन पॉइंट पर अफेक्ट करते हैं। हम सिर्फ पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम, H12 इज ओनली फॉर आई, H12 ओनली फॉर गिडनेस, चक्कर, वोमिटिंग, नोजिया, इतना ही पढ़े था ना। S11 के बारे में कितना पढ़ चुके अपन, बहुत पढ़ चुके हैं। उसी तरह से आप H12 में भी अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज मिलेगा, जो कि H12 90% क्लिनिक में H12 का बोतल उनका एक्सपायर हो जा रहा है, क्योंकि H12 आंख का पेशेंट जाएंगे हमारे मुदस्सिर साहब के पास, कम दिख रहा, उन्होंने आंख का चांस करेंगे, ड्रॉप दे देंगे, बस हो जाता। हमारे पास भी आएंगे, लेकिन कितने आएंगे आंख के डॉक्टर, आंख के पेशेंट हमारे पास कितने आएंगे, 1 2 3 4 भी कंजक्टा वगैरह ये वो क्या आएंगे, लेकिन आते हैं तो बहुत, लेकिन हम उस चीज को हम आंख के बोल के नहीं देंगे, और जो डिजीज बोलेंगे ऑटोमेटिकली काम करेगा। आंख के दर्द, इसीलिए आंख का ड्रॉप आई को भी सपोर्ट करता है। देखा ना, ड्रॉप लिखते हैं, सिप्लॉक्स डी ड्रॉप लिखते हैं, तो उसमें आई एंड ईयर मेंशन रहता है, दोनों रहता है। जो स्पेसिफिक रहता है ऑटोरिया के लिए, वो ओनली फॉर ईयर, या तो फिर रिफ्रेश वगैरह रहता है, वो ओनली फॉर आई। इसी तरह से हमारे एट्रोपा बेलाडोना भी जो है सो हमारा आई में भी काम कर रहा है और ईयर में भी काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट मेन पॉइंट कहाँ करता है, कहता है यह H12 रेमेडी सभी प्रकार के आंखों को रोगों को ठीक करता है। सबसे पहला पॉइंट तो इसका फोकस कहाँ है, आंख पे है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर किसी को आंख का लाल होना, सूजन होना, कम दिखाई देना, आंखों से पानी आना, यानी ये तो आंख से रिलेटेड है, लेकिन आंख का रिलेटेड भी कई रीजन से हो सकता है। हमारा ब्रेन ट्यूमर में भी रहेगा तो हमारा आंख से पानी आता है। ब्रेन ट्यूमर रहता है तो हमारा आंख से दिखाई कम देता है। ब्रेन ट्यूमर रहता है तो हमारा आंखों का ड्राइनेस होता है। मैं एक पेशेंट को इलाज चल रहा है मेरे पास ब्रेन ट्यूमर का, उन्होंने यहाँ से वहाँ तक आदमी को नहीं पहचानता था, उन्होंने इतना दूरी का फासला का आदमी नहीं पहचानता था, आज आसानी से उसको पहचान लेता है और उसकी पूरी कंडीशन बता सकता है ब्रेन ट्यूमर के बिहेव पे। अब बताइए, जब उसको डॉक्टर जब ब्रेन ट्यूमर देखा तो फौरन भेजा, पहले आंख का ही उसको प्रॉब्लम हुआ, पहला सिम्टम जो है सो आंख से कम दिखाई दिया, तो कहाँ जाएगा, पहले आंख के डॉक्टर के पास। आंख के डॉक्टर पास देख गया, चेक करा तो उसको कुछ ऐसा ऑप्टिक नर्व ड्राइनेस दिखा, ब्लॉकेज दिखा, तो वो क्या करा, MRI ब्रेन कराया। जब MRI ब्रेन कराया तब उसमें जाकर के क्लियर हुआ कि हाँ इट्स सफर ऑफ दिस ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो अब उसको अब किसको इलाज करना, न्यूरो को बताना या तो ऑप्थो को बताना? अब बताना पड़ेगा न्यूरो को बताना, क्योंकि ऑप्थो का रिलेटेड न्यूरो से है, न्यूरो का ही रीजन से ऑप्थो में आया है, यानी ब्रेन का प्रॉब्लम से ही आंख में आया है। तो ब्रेन को देखा, वो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ता, लेकिन कंडीशंस नहीं है, वीकनेस है प्लस फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है, नहीं कर सकता। तो मेरे पास आया तो उसको इलाज कर, आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर बहुत है। वेट कम हो रहा था उसका, सूख गया था बिल्कुल। खैर उसके बाद मोतियाबिंद,
यानी कैटरक, मोतियाबिंद, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया किसको बोलते हैं? फोटोफोबिया का मतलब एक आदमी है, मैं जब देख रहा हूं मैं डबल इमेज बन रहा है, उसको बोलते हैं लाइट भी उसको नहीं दे सकते। अगर किसी सपोज दैट मतलब यानी सडनली हम आसानी से अंदर में डार्कनेस में रह रहे, सडनली बाहर में गए, अंधेरा आ गया, यानी एक नहीं दो दिखने लगा, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में भी मतलब यानी हमारा ये फोटोफोबिया में भी हमारा H12 नंबर रेमेडी माना जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद कहता है कम दिखाई देना, हाँ, और आंखों का प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होता है? गठिया, गठिया वाले में मालूम है, गॉट, जिसको ज्वाइंटों में पेन होता है, जिसके कारण से किडनी पर रिलेटेड होता है। तो किडनी के रिलेटेड से हमारा आंखों पे भी असर आता है। जैसे में डायबिटिक वाले को देख लीजिए, क्या होता है? पैनक्रियाज का बैलेंस अनबैलेंस होता है, जिसके कारण से किडनी पे असर आता है, और किडनी पे असर आने के कारण हमारा गॉट आता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ज्वाइंट पेन आ जाता है, और ज्वाइंट पेन आते ही हमारा फिल्ट्रेशन कम होने लगता है यूरिन का, जिसके कारण से हमारा आंखों पे आ जाता है। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा H12 नंबर 1 रेमेडीज। क्यों? क्योंकि H12 में हमारा टोटल कितने प्लांट? 8 प्लांट, और 8 प्लांट में 2 प्लांट हमारा ये दोनों है, बाकी 6 प्लांट जो है सो हमारा डाइजेस्टिव और यूटीआई, किडनी वगैरह पूरे को मेंटेन करने वाला है। तो हमारा इसलिए ये काम ज्यादा वहां पे भी कर देता है। ओके, दिखाई देने तो H12 गुड रेमेडी मानता। अगर मोतियाबिंद को हो तो अब देखिए, मोतियाबिंद का एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। हेलो, डॉक्टर रमेश जी जरा म्यूट हो जाइए जरा, ठीक है। ये रेमेडीज साबित हुआ है। हाँ, अब कैटरेक्ट का बताइए। H12 A2 C5 S5 W, H12 A2 C5 S5 W, ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो उसके साथ में ऐड कर दीजिएगा इसको, H2 C6 F1 H12, ठीक है। नियर विजन, नियर विजन का नंबर 1 रेमेडीज, और मैं खुद उसका रिसर्च में और प्लस फीडबैक में भी H12 C1 A3 W D6 नंबर 1 रेमेडीज D6 में नियर विजन के लिए लिख लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा ये, ठीक है। कैटरेक्ट का जो डॉक्टर वो कौन सा? D5 में पहले कभी भी डिजीज को आप पकड़िए तो एक डायल्यूशन में कंटिन्यू नहीं देना है। 2 ही कंडीशंस होता है, चाहे तो इस तरह से नीचे आना या तो फिर ऊपर जाना। इसका मतलब ये क्या होगा, जैसे हम अगर D5 से चालू करें तो फिर D6, फिर D7, D8, D9, D10 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर बैक पोटेंसी से शुरू कर रहे हैं, बैक पोटेंसी कहाँ यूज करेंगे ये हमको बताना है आपको। D1000, D500, D200, D100, D50, 30, 20 या तो 20 के बाद 10, 9 इस तरह से। तो इसीलिए हमारे पास जो भी पेशेंट आता है क्रॉनिकल डिजीज आता है, सर्दी खांसी वाला तो हमारा D5 से कवर कर लेगा, और कल बुखार ही नहीं आएगा तो मेडिसिन लेने नहीं आएगा वो। हमारे पास मेडिसिन लेने के लिए कब आएगा? पेशेंट 2 तरह का होता है, एक सुपर चालाक यानी लोमड़ी के जैसा, थोड़ा कम हुआ ना बस अब तो कम ही हो गया, अब कई को देना पैसा। डॉक्टर साहब को परसों ही पेशेंट आया था एक मेरे पास, 15 दिन की दवाइयाँ 2 महीना में खत्म हुआ, सोच लो जरा। बोले डॉक्टर साहब कम हो गया, हमके बाद
कम हो गया तो और जल्दी आना या तो लेट से आना, तो दो होता है। अगर एक कम हो गया, जो अच्छे रहेंगे वो कम होने के बाद फौरन विजिट करेगा कि नहीं कम हो गया तो उसको जड़ से खत्म करेंगे। एक क्या होता है, कम हो गया ना, भूल गया, तो भूल जाएगा तो दुगना पैसा देगा, वो दुगना पैसा देगा, वो चालाकी उसकी आ जाती है, उसमें डबल पैसा फीस, जितना दिन स्किप करे ना उसका पूरा पैसा उसमें ऐड हो जाएगा। मैं तो कर देता हूँ, मैं चालाक करो, लेकिन उसका पैसा यूज नहीं करता हूँ, मैं गरीबों में दे देता हूँ। मैं आपकी सजा आप लेना, मैं नहीं लेता हूँ, ताकि आपको भी एहसास होना, करे छोड़ दिए थे तो दुगना पैसा लगा। ठीक है, तो इसका जो है सो मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या बोलता है, स्वेलिन, यानी कहीं पे भी स्वेलिंग आ रहा है आंखों के एरिया में, वहां पे हमारा नंबर 1 रेमेडी S12 है, स्वेलिन ग्लैंड्स। ठीक है, पेन इन सैक्रम्स, सैक्रम में भी स्वेलिंग आ रहा है। हम तो सिर्फ पढ़े खाली एट्रोपा बेलाडोना और जो पढ़े आपको इफ्रेसिया, सिर्फ आंखों के लिए पढ़े, लेकिन अब उसको और डीप में जाएंगे तो हमारी हर जगह पे ये काम करने वाली है। सैक्रम हमारा बैकबोन में भी काम आने वाला, क्योंकि स्वेलिंग तो कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, स्वेलिंग ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स की बात आ रही है, देयर आर मेनी ग्लैंड्स इन माय बॉडी। ठीक है, सैक्रम, उसके बाद रेस्टिंग हेडेक, सडनली पेन आ रहा है, सडनली जा रहा, कोई किसी को आता पेट में दर्द हुआ, सडनली आया, 5 मिनट में दवा खाए या ना खाए 5 मिनट में चला जाता है। सडनली हेडेक, सडनली अधेलापन आना, सडनली वीकनेस जैसा महसूस होना, फिर ऑटोमेटिकली सुबह में मॉर्निंग में सडनली पेन होना, तो वैसे कंडीशंस में हमारा S12 है। अगर ऐसे कंडीशंस आए, S12 का 1000 पोटेंसी, एक ही ड्रॉप पिला देना, यानी 10 ड्रॉप सिर्फ 15 दिन में पिला देना, आप देखिए उसको रिजल्ट। उसके बाद का था नोजिया एंड विटनेस ऑफ द स्मोकिंग। अब देखिए नोजिया, स्मोकिंग करने के बाद भी किसी को वोमिटिंग होता है। स्मोकिंग, कोई नया नया अगर आदमी अगर स्मोकिंग कर लिया, सिगरेट पी लिया, तो उसको वोमिटिंग महसूस होता है, क्योंकि उसका जो स्मेल बॉडी को एडजस्ट नहीं होता है। या तो आप यहाँ पे कोई स्मोक कर रहा है और कोई आदमी अगर इसका आदत नहीं लगा हो तो उसको इरिटेबल होता है, उसको वोमिटिंग जैसा महसूस होता है। ठीक है, तो वैसे पेशेंट को भी हमारा S12 काम करने वाला है, किसके भी पे, एट्रोपा बेलाडोना पे। ओके, रिमेटिक अराइटिस, रिमेटिक जॉइंटों में भी, पेन में भी काम करने वाला है। क्यों आ रहा है इसमें, रिमेटिक इससे तो रिलेटेड नहीं है। अब जो आ रहा है S12 में जो प्लांट हमारा मिला है, कौन सा प्लांट मिला है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना के अलावा जो है सो 6 प्लांट और है, नास्टूटियम है, जो हमारा जॉइंट पे काम करने वाला है, क्योंकि 6 प्लांट तो पहले वाला ही है ना, S3 में भी है, S2 में भी है, S1 में भी है, S5 में भी है, इस तरह से मतलब कहनी है। अब देखिएगा था इसमें टॉन्सिलाइटिस का स्वेलिंग, अभी बता चुका मैं, एनी टाइप ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड इन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग आ रहा है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा रेमेडी माना जाता है। उसके बाद रेमेटिक कॉन्डिलोमा प्रोस्टाइटिस। अब देखिए प्रोस्टाइटिस कहाँ आ गया, यूटीआई पे आ गया ये, यानी प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाना, पेशाब को रुक रुक के आना, पेशाब को क्लियर नहीं होना। जब प्रोस्टेट ही होगा तो हमारा सिस्टाइटिस में भी आने का चांस रहेगा, सिस्ट बन जाएगा, हमारा ब्लडर में स्वेलिंग आ जाएगा, जिसका यूरिन उसी में ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने के बाद कई डिजीज आने का चांस रहता है उसमें, फिर हाइड्रोनेफ्रेसिस होगा, हाइड्रोयूट्रोनेफ्रेसिस होगा, यूरिटेरिक नेफ्रेसिस होगा, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड बनता है। उसका कहता है हिकअप, एक मेडिसिन लिख दीजिए आप, बहुत अच्छा मेडिसिन है जो हिकअप, जिसका एलोपैथिक में इलाज नहीं है। हिचकी जिसको बोलते हैं, डॉक्टर हिचकी आ रहा क्या दूं, बहुत माइनर चीज है, किसी को भी आ सकता है ये, और हमेशा तो आता ही है। डॉक्टर हिचकी आ रहा क्या दूं, गर्म पानी पिलाओ, ये पिलाओ वो पिलाओ, कोई कहता है, ठीक है। लेकिन इसमें लिख लीजिए S12 का 1000 और S1 का 1000। S1 का सुबह में दे दो 1000, S1 का 1000 और S12 का 1000, ये एट नाइट और ये मॉर्निंग। ठीक है, अगर आपको पेन, अगर कॉलिक पेन, गॉल ब्लैडर का पेन अगर कम नहीं हो रहा, बहुत सिवियरिटी पेन रहता है गॉल ब्लैडर का पेन, आप S12 का 1000 दे दीजिए, 3 दिन दे दीजिए, आज कल परसों,
जाएगा तो दर्द नहीं आएगा। आप जितना पैसा ले सकते हैं। S12 को पिला दीजिए 3 दिन तक बुलाओ, 3 ड्रॉप पिलाओ, एक ही ड्रॉप नहीं 3 ड्रॉप पिलाओ उसको, ठीक है। अगर हमको 15 ड्रॉप पिलाना है ना, उसी ड्रॉप में से 5 ड्रॉप अभी, फिर 5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट बाद पेशेंट को क्या महसूस होगा? 3 ड्रॉप पिलाया। एक बार अगर पिला दिए तो क्या होगा? अरे भाई ये तो इतने में ही खत्म हो गया, इतने में 100 रुपया कहेगा भाई, एक डोज के 100 रुपया, ठीक है। तो अपन उस तरह को ऐसा कर सकते हैं उसको। थोड़ा रोकिए तो जरा ये वीडियो को, उसको